हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और फीडबैक में मुझे कमेंट में बता सकते हो। आज मुझे एक वीडियो मिली है प्रखर और श्वेताब की, थोड़ी सी पुरानी वीडियो है लेकिन उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं वो, कि इंडियन कल्चर को कैसे प्रिजर्व किया जा सके बेस्ट तरीके से। तो मुझे लगा कि लेट्स सी कि उनके पास क्या कहना है और अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। यार, एक तूने बात बहुत बढ़िया पॉइंट आउट करी और मेरे को लगता है तेरी मेरी ऑडियंस इस चीज से ना बहुत उनको फायदा होगा ये समझ के। और वो पॉइंट ये है कि हम ना एज अ देश स्ट्रगल कर रहे हैं बिटवीन आइडेंटिटीज। एक हमारा हिंदू कल्चर है ऑफ द पास्ट, उसमें बहुत बेहतरीन बढ़िया सुंदर फिलोसॉफिकल डीप इंपॉर्टेंट XYZ ABC बातें हो सकती हैं, और एक हमारी प्रैक्टिकल रियलिटी है आज की, जो हमारा आज का प्रेजेंट इंडियन कल्चर है। जो मैं बात कर रहा हूँ वही तू हाँ, right. आगे बता I'm just trying to separate the two for people. They are that, separated, yeah. right, because होता क्या है, जब हम इस बारे में बात करनी शुरू करते हैं ना, आदमी यहाँ पे डिफेंड करना चालू कर देता है। हमारे कल्चर में तो ये हमारे साथ ये इसलिए हुआ क्योंकि ये। So the moment इंसान डिफेंड करने लग गया ना, the conversation has failed, because हम अटैक कर ही नहीं रहे किसी को। We are having a discussion, no need to defend. You can disagree and अपना पॉइंट रख सकते हो, बट अगर तुम वही ना किलिंग विद हैंड मूवमेंट्स ब्रो। डिफेंसिव मोड, मतलब ये है कि शिट मुझे ढूंढना है इस आर्गुमेंट को गलत करना, मैं सुन ही नहीं रहा हूँ। I'm not a fucking participant to this conversation. I'm a debater. डिफेंड करने बैठो, that मतलब कॉन्वर्सेशन टाइटैनिक बन गई, आइसबर्ग से लड़ गई, वो डूबने वाली है। कुल मिला के सीन ये है। तो तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है भाई, और मैं तुम्हें बताता हूँ ये बात सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। इवन एनआरआईज के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उन्हें समझ नहीं आता वो किस कल्चर में बॉर्न हुए, क्योंकि अगर वो अमेरिकन इंडियन है ना, अगर किसी अमेरिकन इंडियन के एक्सपीरियंस सुन, एनआरआईज तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। आई थिंक जो इंडिया में रहते हैं उनसे भी डबल कंफ्यूज है, क्योंकि वो इंडिया के कल्चर के बारे में अच्छी बातें सुनते हैं अपने पेरेंट्स से, और अमेरिका में देखते हैं कि उनकी, या फिर अमेरिका या कोई भी कंट्री हो फॉर एग्जांपल, कि उनकी किसी चीज़ों पे हंसा जा रहा है, उनके एक्सेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको काइंड ऑफ स्लॉपी माना जा रहा है किसी न किसी वे में, लाइक उनको उतना हाई लेवल का स्टैंडर्ड नहीं दिया जा रहा जितना कि जब वो अपने खुद के इंडिजिनस सोर्सेज को देखते हैं तो उनके लोकल इंडियंस का अपने बारे में क्या व्यू है, उससे वो टोटली डिफरेंट मिलता है उनको जब वो वेस्ट में देखते हैं। अब यहाँ ये कहा जा सकता है कि लोकल इंडियन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड व्यू है और वेस्ट का एक बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, प्रिज्यूडिस्ड व्यू है, और लाइक स्टीरियोटिपिकल व्यू है, क्योंकि उनके अंदर भी अवेयरनेस नहीं है और यहाँ भी अवेयरनेस नहीं है, दोनों जगह में अवेयरनेस की कमी है। और उससे पहले जो ये बात कर रहे थे कि एक ओरिजिनल थॉटफुल फिलोसॉफिकल सिस्टमैटिक जो कल्चर था इंडिजिनस इंडिया का, वो, और एक आज के टाइम पे जो एक मिशमैश ये पंजाबी म्यूज़िक कल्चर से आया हुआ दारू के गाने जो चल रहे हैं, और अमेरिका जाना है हर किसी को, ये एक बहुत बड़ा खिचड़ी 36 टाइप के डिफरेंट चीज़ों की, देसी की, आपा देसी हैं, मतलब फुल हम देसी हैं, उस चीज़ की चौड़ भी है, लेकिन सारे काम वो करने हैं, उन कामों को ग्लोरीफाई करना है जो कि वेस्ट से किसी ना किसी तरीके से लाइक प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड हैं। तो बहुत तगड़ा कॉग्निटिव डिसोनेंस देखने को इस वक्त मिलता है हमारी सोसाइटी में, जो एक पॉपुलर कल्चर है उसमें। बट मुझे लगता है कि डीप फिलोसफी, थोड़ी गर्थ वाली, जिसको थिंकिंग कहा जा सके, वैसी थिंकिंग शायद हमेशा से ही लिमिटेड लोगों के सर्कल के अंदर ही होती है, और उसी सर्कल से वो फिलॉसफी और आइडियाज़ बाहर भी आते हैं। मेन जो आम जनता होती है वो जनरली आज के टाइम पे अगर एग्जांपल दिया जाए तो पॉप म्यूज़िक ही पसंद करती है। फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा इंडियन सिंगर है लकी अली, ठीक है, क्लासी लेवल का बंदा, ठीक है, बट फेमस हिमेश रेशमिया, या फिर कामयाब, एक हाई लेवल पे कामयाब हिमेश रेशमिया है,
ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हिमेश रेशमिया बहुत बेकार सिंगर है, वो एक अपने टाइप का सिंगर है, लकी अली का अपने टाइप का सिंगर है, लेकिन लकी अली का लीग ही बिल्कुल अलग है, क्लास ही बिल्कुल अलग है, म्यूज़िक की इनोवेशन ही बिल्कुल अलग है, पर फेमस वो ज़्यादा है। तो ऐसा शुरू से ही होता है। रविंद्रनाथ टैगोर को उतने लोगों ने नहीं पढ़ा होगा जितने लोगों ने चेतन भगत को पढ़ा होगा, शायद फ्रैक्शंस ऑफ लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो जो बहुत टॉप की चीज़ होती है वो कुछ बहुत गिने चुने लोगों को ही पसंद भी आती है, और उसका एक्सेस भी जनरली उन्हीं लोगों के पास होता है, क्योंकि हर किसी का ब्रेन उस हाई लेवल की चीज़ को समझने के लिए फंक्शन नहीं कर सकता। और मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नॉन पीसी बात है, लेकिन मैं हमेशा, मेरा मोटो हमेशा यही होता है कि जो मुझे सच लगे वो मैं बोलूँ, पीसी वीसी के भाड़ में। तो ये मेरी सोच है। सुनो को कहते हैं हमें समझ नहीं आता कि हम ब्लैक कल्चर से ज्यादा रिलेट करें, हाँ, ये इंडियन बात कल्चर से वो कभी कर नहीं पाते क्योंकि पैदा हुए हैं अमेरिका में, तो वो इंडियन कल्चर से वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इंडिया के कल्चर को बहुत ही जैसे नीची निगाह से देखा जाता है, नीची निगाह से इस सेंस में जैसे नर्ड है उनका मजाक उड़ाया जाता है, बुली किया जाता है। तो इस तरीके से इंडियन कल्चर को देखा जाता है कि कूल नहीं है, अनकूल। और ब्लैक से वो इसलिए, वाइट से वो रिलेट कर नहीं पाते क्योंकि वाइट्स तो एलीट है, वो ही उनको अनकूल साबित कर रहे हैं। अब जो ब्लैक है उनके साथ एक चीज़ कॉमन है कि वो भी ऑप्रेस्ड है इनकी तरह ही, ठीक है, बट उनका कल्चर वाइट से भी ज़्यादा कूल है, एटलीस्ट एक परसीव्ड नोशन है इस तरीके का। तो वो अपने आप को उनसे एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं। और मेरी ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ इस तरीके के केसेस को देख के, जैसे अगर आप रसल पीटर्स को देखोगे तो वो अक्सर बात करता है कि आई ग्रू विद ब्लैक किड्स, आई ग्रू विद जमैकन किड्स, और उनके कल्चर से, उनके वो डीजे करता था, ब्रेक डांस करता था ब्रेक डांस तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। तो इस तरीके के केसेस देख के आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है। अमेरिकन कल्चर में अब लेट्स से 2-3 कल्चर होगा, एक हो गया वाइट लोगों के साथ, या तो वाइट लोगों से दोस्ती करें वैसा वो करें, या उनके वाइट ब्लैक लोगों से दोस्ती करें, वो बहुत बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस उनके साथ भी रहती है 100%, जो कि अमेरिका में पैदा हुआ इंसान, उनकी ज़्यादा बड़ी जो है। इंडिया में पैदा हो रहा है। एक सेंटेंस में कोई बता सकता है इंडियन कल्चर क्या है? मैं कह रहा हूँ एक पैराग्राफ में नहीं बता सकता, क्योंकि तुमने बात कही वो इतनी डीप है, और तुमने एक वर्ड यूज कर दिया उसमें फिलॉसफी है। फिलॉसफी पढ़ता कौन है? कौन? कोई नहीं। अच्छा, मतलब कोई नहीं यार पढ़ता प्रैक्टिकली philosophy। कौन पढ़ता है फिलॉसफी? हाँ, मैं यही बात बता रहा हूँ ना। हाँ। अगर हमारे कल्चर में फिलॉसफी है डीप, तो तुम एक सिंपल करंट रीडिंग लोगों का पैटर्न देखो ना, कौन पढ़ता है फिलॉसफी? हाँ, हम नहीं पढ़ते फिलॉसफी भाई, फिलॉसफी सब्जेक्ट ही नहीं था हमारे स्कूल में। मुझे पता अब आया है कि नहीं आया, फिर बहुत ही सिलेक्टिव स्कूल्स होंगे जिनमें आया होगा। हमारे स्कूल में हमने तो जिंदगी में कभी ना सुना। अच्छा, ये एक बहुत लाइक सोचने वाली बात है कि फिलॉसफी स्कूल्स में सब्जेक्ट ही नहीं होता। पता नहीं लोगों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, लेकिन आई डोंट नो, दिया होगा शायद, इंपॉर्टेंट नहीं समझा होगा, लेकिन पता नहीं यार क्या सिचुएशन है। ना फिलॉसफी सब्जेक्ट, फिलॉसफी सब्जेक्ट 11th में पढ़ाया जा रहा है, फिलॉसफी बहन चो। तो भाई फिलॉसफी किसी को नहीं पता, ना कोई पढ़ रहा है ना किसी को पता है क्या है। तो अगर हमारे कल्चर में फिलॉसफी है तो भूल जाओ कि यहाँ के लोग इस कल्चर को समझ पाएंगे, क्योंकि फिलोसॉफिकल लीनिंग थ्योरेटिकली इंडियंस एडवर्टाइज करने के लिए बहुत अच्छी तरह बोलते हैं कि हमारा कल्चर बहुत डीप है, इंडियंस बहुत फिलोसॉफिकल होते हैं, हम बहुत स्पिरिचुअल। अगर हम किसी गोरे इंसान से बात कर रहे हैं तो हम बताना जरूर चाहेंगे हम लोग मेडिटेशन लाए, हम लोग ने ये लाया, हमारी हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, हम लोग तो 10,000 सालों से हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, ये है वो है ये है, बट एप्लीकेशन जीरो, प्रैक्टिस में घंटा। और मेरा पॉइंट यही है, जो लोग हमको देखते हैं, अगर हमारी बात का कोई भी जोर है ना, तो ये समझ लो कि चाहे पास्ट में कुछ भी हो, इट इज ओनली अ बोनस, इट इज नॉट द मेन थिंग। तुम वहां से उठा के लाओगे तो उसको प्रेजेंट में ही ना, जो चेंज चाहिए है वो तुम। इसमें एक बात है, पास्ट की को क्यों ग्लोरीफाई कर करके खुश होते रहते हैं लोग, या पास्ट पे क्यों चौड़े होते रहते हैं लोग? वो होते ही चौड़े इसलिए क्योंकि उनका प्रेजेंट खोखला है। अब किसी इंसान को इस अवेयरनेस के साथ जीना कि मेरी ज़ीरो अकॉम्प्लिशमेंट है पर्सनल लेवल पे लाइफ में, और कोई प्रोस्पेक्ट भी नहीं है, और अगर मैं उस दिशा में बढ़ूँ भी कि कोई मैं उपलब्धि हासिल कर सकूँ अपनी लाइफ में, तो उसके लिए भाई जो लेवल का जोर लगाना पड़ेगा वो लगाने के लिए कोई घंटा तैयार नहीं है,
ठीक है। एक मूवी थी अपरिचित, उसमें एक बंदा होता है, उसमें एक सीन दिखाता है, उसमें एक शराबी बंदा होता है, वो पड़ा रहता है बेंच पे दारू पी के ऐसे, उसको अपरिचित आके जगाता है, हाँ भाई तू काम क्यों नहीं कर रहा है? कह रहा है क्यों काम करना क्या है, पापा से पैसे लेके दारू पी लेता हूँ, ये वो कुछ घर वालों से पैसे लेके, माँ बाप को पीट के, ठीक है। और कहता है कि तुमने मेरे से बात करके मुझे टायर्ड कर दिया, मुझे दोबारा से सोना पड़ेगा। वो ऐसा आइकॉनिक सीन है, मैं कभी भूला नहीं आज तक, मूवी देखने के बाद से, बचपन में देखी थी मूवी। आई थिंक ऐसा शायद फिजिकली लोग ना कर रहे हो, बट इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में दिमागी तौर पे ऐसा ही हाल है लोगों का। मेहनत करके, क्या कहते हैं उसे, उद्यम करके, इंडस्ट्रियसनेस करके या अप्लाई करके कुछ क्रिएट करना, ये ख़त्म है, ये है ही नहीं। बकचोदी करवा लो जितनी मर्जी, बकचोदी वाले कामों में आ गए हैं, जैसा कि बीस ने भी कहा कि हम अपनी फ़िलॉसफी को बहुत ही बड़ा करके दिखाते हैं कि ये है वो है, हमने किया है। मेरे को याद है कि और इमेज भी ऐसी है, मेरे को याद है कि रशिया का टीवी RT, उस पर प्रधानमंत्री मोदी का एक इंटरव्यू आ रहा था, पुतिन और उन सब के साथ एक कॉन्फ्रेंस में, एक जो CNN ने जिसको फायर कर दिया, मेगन कैली, CNN की जो न्यूज़ कास्टर है, होस्ट, जिसको फायर कर दिया अब CNN ने, वो ले रही थी उस वक्त इंटरव्यू उनका। तो जब मोदी ने कमेंट किया तो उस पर पुतिन ने कहा कि इंडियंस तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल होते हैं, तो ये है वो वर्ल्ड ओवर हमारी इमेज। लेकिन वो बस जैसा कि श्वेता आपने कहा, ज़बानी तौर पे ही है, एप्लीकेशन में हम उस फिलोसॉफी को भी, उस लाइफस्टाइल को भी हम अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल, झूठ बोलना इंडिया में एक बुरी चीज़ मानी नहीं जाती यार, एक्सेप्टेड है कि झूठ बोल दिया तो बोल ही दिया होगा, कोई गिल्ट नहीं होता। और झूठ सारी बुराइयों की जड़ है, सारी बुराइयां उससे निकलती हैं। लोग इतना बुरा फ्रस्ट्रेटेड हो रखे हैं, यही प्रॉब्लम है। अकॉम्प्लिशमेंट ज़ीरो है, कुछ तो चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग ना पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोगों को इंटरनेट में बहुत कुछ बोलते रहते हैं कि तुम टेररिस्ट हो, ये हो, वो हो, फलाना ढिमकाना। मैं जब भी देखता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि यार उन लोगों को हर कोई ऐसा बोल रहा है, क्या उनको सही में कभी बार लगता नहीं होगा यार हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है, ये है वो है। बट ह्यूमन नहीं होता उनको, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ इसके बारे में सोच के कि ह्यूमन नेचर होता ऐसा है, किसी को अगर आप पर्टिकुलरली पिन पॉइंट करते रहोगे ना कि तुम बेकार हो, तुम ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो एक थिक स्किन डेवलप कर लेगा और सोचेगा कि ये मेरे अगेंस्ट एक साजिश है और ये किसी भी और बंदे के साथ भी हो सकता है। और वो सोचेगा नहीं, ये सब बस फेक है, ये एक इमेज बना लेगा, वो एक स्टोरी बना लेगा अपने आप के लिए, अपने आप के लिए एक वर्ल्ड व्यू बना लेगा जिसके अंडर हर लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इसलिए वो लोग झूठ बोल रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे क्या, मोस्टली लोग अपनी कमियों को ना देखना चाहते हैं, और कोई दिखाए तो दिखाए तो भी नहीं देखना चाहते, और ना उनके पास कैपेसिटी है, क्योंकि ऐसा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा ना जैसे ही उनको रियलाइज़ होगा कि यार रियलिटी मेरी सिचुएशन ये है। तो क्योंकि उस चीज़ को एक ना देखने का एक परपेचुअल प्रोक्रेस्टिनेशन है, इसलिए उनको अपने आप को एक अकॉम्प्लिश्ड चीज़ अपने आप को बताने के लिए कुछ तो बताना पड़ेगा। वो है कि हम आते हैं ग्रेट कल्चर से, इसलिए हम ग्रेट हो गए ऑटोमेटिकली उसके थ्रू, क्योंकि हमारे 2000 साल पहले जो पूर्वज थे वो ग्रेट थे। उनको सबकॉन्शियस में ये पता है कि आज उनकी ज़िंदगी झंड है, शायद उनको ऐसा रेंट ना हो, या शायद वो पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, जॉब ना हो, कुछ ना हो, बस इधर से उधर आवारागर्दी कर रहे हो, बट वो वाला खुद को सेंस भी तो देनी है ना, समहाउ एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई भी तो करना है, तो वो ऐसे करते हैं। ये प्रॉब्लम है। तुम इन चीजों को डिफेंड करके नहीं ला सकते, तुम्हें एक्चुअल चेंज लाना पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क ऑन द प्रेजेंट मोर देन यू वर्क ऑन द पास्ट। माय फियर विद अ लॉट ऑफ यंग पीपल इज व्हेन दे आर 17 to 21 एंड दे आर ऑन द इंटरनेट, ये आइडेंटिटी ढूंढने के लिए, जो कि इनको अदरवाइज सड़कों पे पिट के, लड़कों से लड़ाई करके, एक्चुअली लोगों से मिलके, बड़े सपने देख के, उनको फॉलो करके, गलतियां करके सीखनी होती है, वो ऑनलाइन इन डिबेट्स में ढूंढने लग जाते हैं। मेरे पास इतने 17 से 21 साल नहीं भाई, ये जितनी भी एज है ना, 60, 65, जितनी एज भी सोच सकते हो ना, 70, उस एज के लोग भी आपको एक से एक चूतिया हरकत करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है यार, अब नाम क्या लेना, लेकिन चलो, कांग्रेस के नेता है दिग्विजय सिंह, उनकी बातें सुन लो ज़रा। 70 पुश कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, 60 प्लस तो डेफिनेटली है ही। ठीक है,
बल्कि कांग्रेस के क्या किसी भी पार्टी में ऐसे आपको झंडू नेता मिल जाएंगे यार। बीजेपी में एक बंदा है, उसका नाम आई थिंक कैलाश विजयवर्गीय है, ठीक है, कैसी 60 पुश कर रहा होगा वो भी, कैसी कैसी बातें कर रहे होते हैं कैमरा पे, एक दूसरे के साथ कैसे बात कर रहे होते हैं। वो छोड़ो यार, अर्नब गोस्वामी ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड अच्छा जर्नलिस्ट था 5 साल पहले तक, या जब भी वो टाइम्स नाउ पे काम करता था उस टाइम तक, क्रेजी साइको वाला लेवल आ गया है। तो 17 से 21 साल के लड़कों को बदनाम शायद थोड़ा ऐसे ही कर दिया जाता है, हालांकि उनके एक अलग ही लेवल के स्वैग होते हैं, वो भी एक अलग ही टॉपिक है। लेकिन ये चुतियापा भाई सर्वव्याप्त है, हर जगह ओमनी प्रेजेंस है। एज से इसका कोई रिलेशन नहीं है। शायद छोटी एज के जो होंगे वो शायद थोड़े से फिर भी बेचारे अपने में मगन होंगे। 100% यार, जिसको आइडेंटिटी नहीं मिली वो ढूंढ रहा है, बट आदमी को पहली बार आइडेंटिटी मेरे को अपनी चाहिए वो 18-19 के बाद समझ आती है। पहली बार जब वो अपने आप डिसीजंस लेने शुरू करता है, मेरे लिए सही क्या है और मेरे लिए गलत क्या है, ये बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आइडेंटिटी, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी बिगिन समवेयर अराउंड दिस। आई थिंक ये सब पे अप्लाई नहीं होता यार। मैंने तो भाई, मुझे लगता है कि जब से मुझे याद है मैंने तो तब से अपने लिए खुद के फैसले लेने शुरू कर दिए थे, शायद 5 साल की उम्र में भी। हाँ, मैं पिटा बहुत हूँ उस चक्कर में घर पे लेकिन करता मैं फिर भी वही था जो मुझे करना है। And there is so many of you that are so susceptible to whatever is on the internet, and it becomes toxic so quickly, क्योंकि साले तेरे घर में खाने को ब्रेड नहीं है, रोटी नहीं है तेरे घर में। यही मैं कह रहा था कि रेंट ना तेरा हो बाप सकता है। बीमार है और तू कर क्या रहा है, इंटरनेट पे श्री राम का वो लड़ रहा है या फिर वो क्या कहते हैं अल्लाह का कुछ लड़ रहा है, ये कर रहा है तू ऑनलाइन बैठ के। तुम्हें एक और चीज कंसीडर करनी है कि ना, आई थिंक इट्स सोशियोलॉजिकली अगर तुम इसको स्टडी करो तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है और सॉर्ट ऑफ मिथोलॉजी। अच्छा, इस बात पे ना कि कौन अपने अपने रिलीजन के लड़ रहा है, इस बात पे मेरा ये मानना है, मेरी एक सिंपल व्यू है। अगर जिस आइडिया को आप डिफेंड कर रहे हो ना, अगर वो आइडिया स्ट्रॉन्ग इनफ होगा, आपको उसको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, साइंटिफिकली सोचते हैं, एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, रिलीजियसली भी प्रलय आनी है। किसी भी रिलीजन में ले लो, आर्मागेडोन, प्रलय, फाइनल, जो भी हर रिलीजन में कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का। तो एक दिन ये सब ख़त्म हो जाना है एनीवेज, ठीक है। आइडियाज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, जब हम ख़त्म हो जाएंगे हमारे साथ हमारे आइडियाज़ भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हम सब ख़त्म हो गए ना, कोई कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नहीं बचा। और साइंटिफिकली भी देखा जाए तो अर्थ की एक एज है, जो हमारा सन है उसकी एक एज है। एक टाइम आएगा जब ये सन जो कि लाइफ दे रहा है पूरी मिल्की वे तो नहीं, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको, वो बुझ जाएगा। वो एक बल्ब है जिसकी लाइट एक टाइम पे चली जाएगी, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, और तुम्हारी एग्जिस्टेंस तो वैसे ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। किसने देखा है मरने के बाद क्या होगा। तो कोई अगर तुम्हारा आइडिया बहुत ब्रिलियंट है और कोई और उसको नहीं भी मान रहा है तो भाड़ में जाए भाई, ठीक है ना। कोई और, किसी और के पास पैसे नहीं होते और तुम्हारे पास पैसे होते हैं तो तुम क्या देने चले जाते हो उसको। तो फिर आइडिया क्यों थोप रहे हो, जब अपने पैसे नहीं थोपते लोगों पे तो आइडिया क्यों थोप रहे हो। अपना आइडिया से अपने आप जियो। सामने वाला तुम्हारे आइडिया के बारे में जो मर्जी सोचे, उससे तुम्हें बेसिकली फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए अगर इंटेलिजेंटली सोचा जाए तो। मान लो तुम्हारे पास बहुत पैसा, सामने वाला बहुत गरीब है, सामने वाला तुम्हें कह रहा है अरे यार पैसे रख के क्या होगा, चूती होते हैं वो लोग जो पैसे रखते हैं। तो तुम फेंक दोगे अपने पैसे, या फिर उसको देने शुरू कर दोगे पैसे, या फिर तुम उसको मारने चले जाओगे कि पैसे रख नहीं तो मेरे पैसे रख नहीं तो तेरे को मारूंगा या ये वो। क्या कहेंगे वर्ड को, मिथोलॉजाइज करना किसी चीज को, मिथोलॉजाइज, राइट। ओके, तो मिथोलॉजाइज ही वर्ड होगा कि मतलब टू मिस्टिफाई, लेट्स जस्ट मिस्टिफाई, ठीक है, मिस्टिफाई, लेजेंड बना देना, हम लेजेंड। पास्ट को एक्चुअल में मिस्टिफाई करते हैं, क्योंकि सच क्या है, पास्ट इज नॉट नोन रियलिटी, राइट। इट्स एन इमेजिन्ड रियलिटी बेस्ड ऑन सम रिकॉर्डेड डेटा। सो तुमने कभी वो पास्ट नहीं जिया, तुम्हारे पास एक इंसान भी नहीं है जो कि उस पास्ट से आके तुम्हें बता रहा है पास्ट ऐसा था। तुम्हारी फुल क्रिएटिव इमेजिनेशन लाइसेंस है, तुम्हारे पास क्रिएटिव लाइसेंस है। ये दौड़ा वो इतना ग्लोरियस होता होगा, इतना सुंदर होता होगा कि तुम ना पोलियो कंसिडर कर रहे हो, ना सिफिलिस कंसिडर कर रहे हो, ना भैया वायरल फीवर कंसिडर कर रहे हो। अबे रेबीज कट गया, खून हो गया, जुकाम हो गया, हजार हो गई, बात बता रहा हूँ ना। हाँ, तुम तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हो कि भाई जब कोई डेंटल हाइजीन हुआ करती थी, जब
जब बच्चे मर जाते थे Plague. 10-10 बच्चे इसलिए पैदा करने पड़ते क्योंकि 5-6 मर जाते थे। 5 या 6 क्या 7-8 लाइफ एक्सपेक्टेंसी 37 या समथिंग थी। इंडिपेंडेंस पे 37 थी भाई। इंडिपेंडेंस पे 70 साल पहले जब मेरे दादाजी के सारे भाई मर गए यार, तब तक अभी की बात है, अभी की, कल परसों की, ये हिस्टोरिक ग्लोरिफिकेशन हंसना नहीं चाहिए बट द वे ही सेड यार मेरे तो इसलिए हंसी आ गई। कहीं पे भी। सिंपल बायोलॉजिकल मेडिकल रियलिटी बात कर रहे हैं। अब आओ कल्चरल, तुम्हें क्या पता क्या कल्चर था? तुम्हें क्या पता? तुम जिए हो, तुम एक दिन भी बिताया उस कल्चर में, उस दिन में, उस जहां में उस तरह के लोगों की सोच क्या थी। एक्चुअल में किसी एक इंसान से मिलो जिसकी सोच देख के, उसका इंटेलिजेंस लेवल देख के जो तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम उधर मत जाओ जो कि तुम्हें ना पता है ना तुम कभी पता कर सकते हो। सही है, बिल्कुल उसको सही। वापस लाने की अपेक्षा मत करो, वो हो चुका हो है, गया भाई, हिस्ट्री है, वो हो गया। दैट्स इट। कल जो होगा, जब ब्रेकअप हो गया तो दोबारा बंदी के बारे में मत सोचो, वो जा चुकी है। अपनी अगली बंदी के बारे में सोचो जो आएगी, उसके वो कैसे आएगी वो सोचो, वो भी जोक्स अपार्ट ब्रेक लेके। वो आज के टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जितने भी हुए हैं, जो हमारी करंट स्टेट है, हम जितनी भी चीजों से हम यूज्ड हो चुके हैं, क्योंकि तुम ना अभी पास में जाना चाहे छोड़ पाएगा कोई साला एक सेकंड में यूट्यूब? छोड़ दो अपना फोन, त्याग दो लैपटॉप, सब कुछ त्याग दो, जाओ। अरे यार होते हैं बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो जैसे आमिश पीपल होते हैं यूएस में, और आई थिंक यूरोप के कुछ पार्ट में भी, क्योंकि ओरिजिनली तो यूरोप से आए थे। वो भाई कुछ भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है यूज़ ही नहीं करते, टांगे पे ही जा रहे हैं, अभी भी घोड़ा गाड़ी पे जाते हैं इधर से उधर। जिन लोगों को भी आमिश पीपल के बारे में नहीं पता, ऑनलाइन सर्च करना। हंटर गैदरर लाइफस्टाइल जियो भाई, कोई नहीं करेगा। तो यानी हम थ्योरेटिकल बुलशिट ही कर रहे हैं ना पास में रहने की। तो हमें ये चीज समझना, फ्यूचर होने वाला है वो आज की जितनी जो करंट गवर्निंग रियलिटी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, सब कुछ, कल्चर एंड एवरीथिंग, उसी के बेसिस पे, इकोनॉमिक्स, सब कुछ भाई उसी के बेसिस पे होने वाली है। तो रियलिस्ट प्लीज प्रैग्मेटिक बनो लाइफ को लेके। मुझे भी ये चीज समझ नहीं आती, द प्लास ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑल कल्चर्स मुझे नहीं समझ में आता। लाइक देखो, एक होता है आर्ट। आई अंडरस्टैंड आर्ट बिकॉज अभी मैं क्या बात कर रहा था, टेंजिबिलिटी की। कुछ भी टेंजिबल नहीं है वहां से, आर्ट है ना, आर्किटेक्चर है ना, तो वो चीज है, मैं देख सकता हूँ। नहीं टेंजिबल तो यार आर्ट आर्किटेक्चर आइडियाज बहुत तगड़े टेंजिबल हैं। टेंजिबल इन टर्म्स ऑफ फिजिकल नहीं, लेकिन टेंजिबल इन द सेंस ऑफ मैटर, इन द सेंस ऑफ वैल्यू। मॉडर्न टाइम्स में जितने भी इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हो रखे हैं वो जिस डेमोक्रेसी के आइडिया पे बिल्ड है, वो डेमोक्रेसी का आइडिया तो फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट का वो लिया जाए नैरेटिव, तो 2500 पहले जो ग्रीक डेमोक्रेसीज थी या ग्रीक जो फिलोसोफर्स थे उनके थ्रू आया ना। तो जस्ट फिजिकल चीज़ें नहीं, आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पास्ट से आए हैं। स्ट्रैटेजीज़, डिफरेंट वॉर स्ट्रैटेजीज़, डिफरेंट तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की स्ट्रैटेजीज़, इरिगेशन प्लानिंग, ये आई थिंक लैंड रिफॉर्म्स, ये सब पास्ट से आए हैं और यूज़फुल चीज़ें और यूज़ होते हैं आज भी। ज्यूरिस्प्रूडेंस वो दिख रही है मुझे कितनी खूबसूरत है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी मेहनत लगी होगी इतने लोगों को बनाने में, क्या सॉलिड चीज बनाई है, क्या यू नो आर्किटेक्ट्स ने क्या काम किया होगा। जो भी वो है, स्टैचू हो गए, पेंटिंग हो गई, जो भी हो गया, दैट इज अ कल्चर जो कि टैंजिबल है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप रेप्लिकेट कर सकते हो, आप प्रिजर्व कर सकते हो, आप उसको अपनी यूएसपी बना सकते हो। सो पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट अपने कल्चर को आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम सोचना यूरोप में हम क्या सोचते हैं जब आता है, जब हम ट्रैवल करने आते हैं टूरिज्म में, आर्किटेक्चर, हाँ म्यूजियम्स। सबसे पहले आता है वहाँ के आर्किटेक्चर या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जैसे कि रोम में कोलोसियम है, ठीक है। इंग्लैंड में, बट इंग्लैंड में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, बट हाँ जो वो क्या नाम है उसका, क्लॉक टावर का, कुछ इस तरीके की चीज़ें। हालांकि इंग्लैंड एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है इस चीज़ के लिए। प्राग में, चेक रिपब्लिक में, ऑस्ट्रिया में, जो कि इतनी फेमस कंट्री नहीं है एक्चुअली, पर अमेजिंग लेवल के वहाँ पे आपको आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे जो उनके एम्पायर्स रहे हैं उनके द्वारा बनाए गए। इटली तो खैर फेमस ही है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने कोलोसियम बताया, ऐसे ही ग्रीस में है बहुत सारी।
आर्किटेक्चर देखने के लिए उनका। भाई सबका लूव्र जो भी है उसको हाँ, कहते हैं फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में। तुम्हारा लूव्र जाएंगे या वहां जाएंगे, वो पेंटिंग देखें, घंटा तो मैं पेंटिंग बारे में कुछ नहीं पता, रेम्ब्रांड की घोसड़ी 2 पेंटिंग के नाम बारे में बता दो, हाँ, इंडियन किसी पेंटर के बारे में बता दो। हाँ, एमएफ हुसैन के अलावा एक पेंटर बता दो। भाई मैं ये नहीं, ये चीटिंग नहीं चलेगी, एमएफ हुसैन ही बोलने वाला था मैं। बहुत सही बात है, बंगाली पेंटर। अरे भाई इंडिया का, अब मैं बहुत तगड़ा फैक्ट बताता हूँ, इंडिया पेंटिंग सबसे ज्यादा खरीदने वाला, द लार्जेस्ट बायर, जो 1% जो कि इंडियन पेंटिंग में सबसे ज्यादा आज तक इन्वेस्ट किया है, कौन है वो? कौन है? तुम्हें लगता है वो इंडियन होगा कि नहीं होगा? नहीं, नहीं, जापानीज है, क्योंकि इंडियन पेंटिंग को खरीदता ही नहीं है। अंडरस्टैंडेबल। हाई मेरे को एक इंडिया की एक स्पेसिफिक पेंटिंग होती है, उसको मिथिला पेंटिंग कहते हैं, बिहार में एक रीजन मिथिला, उनकी एक स्पेसिफिक टाइप की एक पेंटिंग होती है, मुझे इतना पता है पेंटिंग्स के बारे में। पेंटर बहुत सारे हो सकते हैं, मिथिला पेंटिंग के कुछ पेंटर्स के बारे में मुझे पता है, लेकिन वो कोई बड़े लेवल पे, हाँ इंडिया से बाहर वो बहुत फेमस है, इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। और एक और एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट पेंटिंग्स और ये चीज़ें यूरोप में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, लोग यहाँ से लेके बनवा के वहाँ लेके सेल करने जाते हैं। इंडिया में शायद उसकी इतनी ज़्यादा कदर नहीं है। ये पेंटिंग जो बिकी आज तक, इंडियन पेंटिंग 1.6 समथिंग मिलियन बिकी, वो अभी 2020 एक महीने पहले ही ऑक्शन हुई है, वो उस बंदे ने खरीदी है। एक जापानीज खरीद रहा है इंडियन पेंटिंग्स, और उसका पता है, मैंने उसका आर्टिकल पढ़ा था, वो कह रहा है भाई उसको 80s या समथिंग के बाद जब लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, कहता है पूरा इंडियन पेंटिंग सीन, मुझे उसके बाद से इंटरेस्ट खत्म हो गया, मैं पीछे कहता हूँ, क्योंकि जो पीछे के थे वो तब भी उस कल्चर को प्रिजर्व करते थे, इंडियन, समझिए ना, जो हमारा ट्रेडिशन था वो करते थे। लिबरलाइजेशन के बाद आज के पेंटर जो हैं वो अमेरिकन पेंटिंग बना रहे हैं, कह रहे वो यूनिकनेस कहाँ चले गई, मुझे वो इंडियन पेंटिंग चाहिए, मुझे तुम अपने इंडियन आर्ट दिखाओ ना, यूनिक चीज। अगर मैं जापान जा रहा हूँ तो वहाँ पे अमेरिकन आर्ट ही देखना चाह रहा हूँ ना मैं वहाँ प्रेस्टीज। तो इसलिए आई थिंक जो मैं एग्जांपल दे रहा था मिथिला पेंटिंग का, उन लोगों ने एटलीस्ट अभी भी उस चीज़ को प्रिजर्व किया हुआ है, वो अभी भी अपने ओरिजिनल स्टाइल में ही पेंट करते हैं। जापानीज आर्ट देखना चाहता हूँ, क्या बढ़िया बात की थी उसने। और बाय द वे जापानीज़ पेंटिंग पूरी दुनिया में फेमस है, और आज से नहीं, लगभग आई थिंक इवन बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब अमेरिकन पहली बार 1800s में जापान में एंटर हुए थे, तब से ही जापानीज़ पेंटिंग और कल्चर की दूसरी चीज़ें भी फेमस हैं, एनीमे वगैरह के आने से बहुत पहले से। और कितनी शर्म की बात है। एक शो है मैड मैन, अगर किसी ने देखा हो, अमेजिंग शो बाय द वे, फुली रेकमेंडेड, एएमसी का आई डोंट नो, खैर उसमें जो एक बॉस होता है, जो शिट यार मैं भूल गया, जो जॉन हैम का जो कैरेक्टर, उसका जो ओरिजिनल बॉस होता है बुढ़ा सा, वो जापानीज़ पेंटिंग कलेक्टर होता है, और वो शो है बेस्ड 60s के टाइम पे, 50s और 60s के टाइम पे, वियतनाम नहीं, कोरियन वॉर की जस्ट बात, कोरियन वॉर 50s में हुई थी आई थिंक। तो यानी कि उस टाइम से भी लोग क्यूरेट करते थे जापानीज आर्ट को। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हमें अपनी खुद की आर्ट की भोसड़ी के वो नहीं है, आर्किटेक्चर की कोई वो नहीं है, कोई हमारे आर्किटेक्चर लॉरेल ले लो, मार्वल ले लो, जो भी ले लो, जाके देख लो, धूल मिट्टी। सोनिया लव्स राहुल। हमारे पास इतना ज़्यादा है ना ये चीज़ कि वो ही एक कर्स बन गया है। इतना आपको किसी लोकल से एरिया में जाते हुए आपको शायद कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए जो कि 1000 साल पहले से बना हुआ हो। ये सिचुएशन है ब्रो, तू पूरे दिल्ली में जाके देख ब्रो, मेरे को विश्वास नहीं होता। हमारे यहाँ पे ना फरीदाबाद में एक जगह है सराय, ठीक है, थोड़ा पहले बॉर्डर से बिल्कुल, वहाँ पे ना वो लगे होते थे, तेरे को पता है जो छोटी छोटी मीनारें हैं पूरे हरियाणा में, हिसार तक लगी हुई हैं आगे तक, जिनमें मतलब समझ रहा है अकबर के कुछ वो होते थे भाई, 500 600 1000 साल पुरानी चीजें यूं ही, उसके आसपास कचरा गिरा हुआ है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ब्रो। मैंने ताजमहल पे कचरा देखा है, हाँ, होता है। ताजमहल के मार्बल में कचरा घोसा हुआ था। क्या बात कर तो शर्म आई नहीं बात है, सही बता। कसम भाई, ताजमहल के मार्बल में वहाँ पे कहाँ? जितने लोग भी थे जो काम कर, मैंने भैया आप कितनी बार धोते हो इसको? हाँ, यस की सफाई होती है, वो ऐसे हमने ले हो भाई, ये है एटीट्यूड। अबे रेवेन्यू के लिए कर लो, मन से नहीं कर रहा, रेवेन्यू के लिए कर लो, वो ऐसी वाइट चीजें उसको साफ कर दोगे और सुंदर लगेगी। तो वो बात मत करो यार, हमें अपनी खुद की देखो भाई, थ्योरी में हम, वही मैं बात करूँ ना प्रखर, हमारे देश में जितने भी लोग हैं थ्योरी में हम बात करना बहुत पसंद करते हैं, हम प्रैक्टिस में घंटा कुछ प्रीच नहीं करते, और प्रैक्टिस में हम एक्चुअल में जो कूल लगेगा वो करना चाह रहे हैं। सही है। एक आई थिंक वो आप में जो नेता है कुमार विश्वास, वो पहले कविता करते थे,
तो उनकी एक कविता आई थिंक कोई दीवाना कहता है, जो जिससे कि आई थिंक उनका क्लेम टू फेम या क्लेम टू क्या कहते हैं उसे, क्लेम टू ग्लोरी, वो ही कविता ही है। उसी से वो सबसे पहले फेमस हुए थे बहुत ज़्यादा। उसमें वो कहते हैं कि इंडिया में प्यार जो है वो थ्योरी में सबको पसंद है, पर प्रैक्टिकल कर दे तो बवाल हो जाता है। और आई थिंक अब शायद ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, बट अभी भी छोटे शहरों में शायद ये चीज़ अभी भी इक्वली ट्रू होगी। और सेम चीज़ अप्लाई होती है हर चीज़ में। देशभक्ति की थ्योरी हर किसी को दिखानी है, खुद से जाके करना किसी को कुछ नहीं है। और तो टोटली अग्री भाई। कैसे प्रिजर्व होगा, आई थिंक ये क्वेश्चन तो इन्होंने आंसर नहीं किया इस डिस्कशन में। आई गेस जो आपके रूट्स, जो आपको अपनी फैमिली से मिले हैं, किसी तरीके का ज्ञान, या जो आपकी कम्युनिटी है उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं उनको प्रिजर्व करो। उस कोई अगर आर्ट थी जिसमें आपकी कम्युनिटी इन्वॉल्व है, उसको क्यूरेट करने का कोई तरीका अगर आप कर सकते हो, आपकी इतनी कैपेबिलिटी है, तो आपको आई थिंक करना चाहिए। क्योंकि कुछ भी चीज़ जो आप चाहते हो कि ऐसा हो, वो इंडिविजुअल लेवल पे ही हो सकता है। अगर हो सकता है तो आपके लेवल पे आप जो करोगे उतना होगा, ये मान के चलो। तो आई थिंक उसका एक तरीका ये मेरे दिमाग में आ रहा है। एनीवेज आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।